क्लास 10th यूपी बोर्ड वालों के लिए स्पेशली जो हम लोग सोशल साइंस का ज्योग्राफी देख रहे हैं, यहाँ से मैं आपको बता दूं कि पिछले वीडियो में जो हम लोगों ने पढ़ा वहाँ से भी क्वेश्चंस हैं और आज की जो क्लास होने वाली है आपको यहाँ से भी आप पिछले 10 सालों के पेपर जब उठा के यूपी बोर्ड्स के देखेंगे तो वहाँ से खूब क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये आप जान लीजिए कि ज्योग्राफी के अंतर्गत जो भी चीज़ें जो जिस टॉपिक पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं या जितनी भी चीज़ें एनसीईआरटी में दी गई हैं उससे ज्यादातर कृषि वाले एग्रीकल्चर वाले लेसन से आपको बहुविकल्पी और अति लघुत्तरी टाइप के क्वेश्चन ज्यादा बने हैं। आज तक दीर्घोत्तरी क्वेश्चन 4 नंबर वाले कम बने हैं, तो आप इसको उसी अप्रोच के साथ पढ़िएगा कि दीर्घोत्तरी क्वेश्चन यदा कदा बने हैं कभी कभी, लेकिन बहुविकल्पी क्वेश्चन हर साल बने हैं कृषि से। और कृषि में मैंने पहले भी दिन बताया था कि ज्यादातर आपसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्रीकल्चर से। जैसे मैं आपको कुछ टाइप बता दे रहा हूं, निश्चित रूप से वहां से क्वेश्चन न सिर्फ यूपी बोर्ड के एग्जाम में बल्कि बड़े बड़े कॉम्पिटेटिव एग्जामों में यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक रबी की क्रॉप के बारे में पूछा जाएगा कि रबी की क्रॉप, जैसे 4 ऑप्शन दे देगा, कहेगा कि निम्नलिखित में से कौन रबी की क्रॉप नहीं है। पूछ देगा रबी की क्रॉप कौन कौन सी है। रबी की क्रॉप के अंतर्गत आने वाले गेहूं की पैदावार अच्छी करने के लिए उसकी पहली सिंचाई कब की जाती है, दूसरी सिंचाई कब की जाती है। गेहूं की ऐसी किस्म का नाम बताइए जिसे असिंचित या सूखा क्षेत्रों में भी बोया जा सकता है। गेहूं की बुआई कब की जाती है, कौन सा महीना होता है। गेहूं की कटाई कब की जाती है। खरीफ की फसल में चावल की कटाई कब होती है। उसके लिए जलवायु कैसा होना जरूरी है, कितने क्लाइमेट में किस तरीके के टेम्परेचर में उसे हम उगा सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस हैं और ये बार बार पूछे गए हैं, 1-2 बार नहीं। ठीक है, तो पिछले वाले आप वीडियो पे जाकर के आप देख सकते हैं और इस क्लास में हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, मैं एक बार बता दे रहा हूं, हम लोगों ने कृषि का प्रकार देख लिया है कि प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि क्या होती है, ये हमने बता दिया है। उसके अलावा झूम कृषि के अंतर्गत जितने टाइप की कृषि होती है, स्थानांतरित कृषि, जिन्हें अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे मैंने बताया था कि हिमालय में इसी झूम कृषि को खील कहते हैं। पश्चिम घाट में जब जाएंगे महाराष्ट्र कर्नाटका वाला एरिया में तो उसे कुमारी कहते हैं। ठीक है ना, तो अलग अलग क्षेत्र में से राजस्थान वगैरह में वाल्टेर के नाम से जाना जाता है। ये भी हमने जिक्र कर लिया है पिछले वाले वीडियो में। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम लोग गहन जीविका कृषि के भी बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। ठीक है, गहन जीविका के बाद से जो है वाणिज्यिक कृषि भी मैंने बता दिया है पिछले क्लास में। वाणिज्यिक कृषि मैंने जिसे कैश क्रॉप कहते हैं, जिसको मतलब हम बेचने के लिए उगाते हैं, उसका उत्पादन हम केवल बेचने के लिए करते हैं, न कि खाने के लिए। ठीक है, इसके अलावा अब हम लोग आ गए हैं यहां पे सस्य प्रारूप पे अब हम लोग आ गए हैं। ठीक है, कि अब सस्य प्रारूप क्या होता है। यहां से डेफिनेट निश्चित ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, निश्चित। 1 नंबर का है, 2 नंबर का है, वो आप यहां से तैयार कर लीजिए। बहुत 15 से 20 मिनट में ये काम खत्म करेंगे हम, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं किया जाएगा। देखिए, सस्य प्रारूप का मतलब होता है, आप लोग इसे घर में पढ़ते रहिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। सस्य प्रारूप का क्या मतलब होता है कि भारत में कितने प्रकार की कृषि जो है सीजनल होती है। सीजनल जैसे रबी की क्रॉप होती है, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। 3 प्रकार की फसलों का जिक्र इस सस्य प्रारूप के अंतर्गत आता है। रबी की क्रॉप में हम लोग जहां गेहूं, जौ, मटर, चना ठंडी के दिनों में बोते हैं, वहीं जैसे तंबाकू हो गया, कपास हो गया, इसके बाद चावल हो गया, इन सबों की खेती हम खरीफ फसल के अंतर्गत करते हैं। जबकि जायद में हम ककड़ी, तरबूज, खीरा वगैरह की खेती करते हैं। ठीक है, आइए मैं एक बार रीडिंग कर दे रहा हूं और कुछ ऐसे शब्द जो आपके लिए दिक्कत बन सकते हैं, मैं उनको, अगर वैसा कोई शब्द आएगा तो मैं उनको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, देखिए, आपने भारत की भौतिक विविधताओं और संस्कृतियों की बहुलताओं के संबंध में अध्ययन किया है। ये देश में कृषि पद्धति और सस्य प्रारूपों में प्रतिबिंबित होता है। इसलिए देश में बोई जाने वाली फसलों में अनेक प्रकार के खाद्यान्न और रेशे वाली फसलें, सब्जियां, फल, मसाले इत्यादि शामिल हैं। भारत में 3 शस्य ऋतुएं हैं। अच्छा, क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है कि भारत में कितने प्रकार की शस्य ऋतुएं हैं। तो भारत में आप याद रखेंगे कि भारत में 3 शस्य ऋतुएं हैं। अभी मैंने बताया रबी, खरीफ और जायद। अब एक और बात, रबी की फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर से लेकर दिसंबर के मध्य बोया जाता है। अब अक्टूबर प्रारंभ में नहीं,
अक्टूबर के लास्ट से लेकर दिसंबर के शुरुआत तक बस। और साथ ही साथ ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य काटा जाता है। इस पे मैं थोड़ा सा आपको जिक्र कर दे रहा हूँ। जो रबी की क्रॉप है, रबी की क्रॉप में मेन क्रॉप जो होती है, जो खाद्यान्न फसल होती है, वो है गेहूं। गेहूं की बुआई जब करते हैं तो अच्छा, गेहूं का टाइम पीरियड कितना है पकने के लिए? तो जब बुआई करेंगे नवंबर में, काटेंगे मार्च अप्रैल में, मार्च के लास्ट महीने में काटते हैं होली वगैरह के टाइम। तो ये लगभग 5 महीने की फसल है, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 5 से 5.5 महीने की फसल है। तो इसको बोया तो जाता है ठंडी के दिनों में और इसे काटा जाता है गर्मी के दिनों में। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि इस पौधे के विकास के लिए ये जरूरी है कि जब वो उसका पौधा विकसित हो रहा है, बड़ा हो रहा है, तो उसे हल्की नमी की जरूरत होती है और हल्की ठंड की जरूरत होती है। जब वो बीच में मीडियम, लगभग वो अपना आधा उम्र खत्म कर लेता है, मतलब कहने का मतलब जब वो उसके पौधे बड़े हो जाते हैं तो बिल्कुल चिल्ड ठंडी होनी चाहिए, चिल्ड बिल्कुल। तो जनवरी का महीना, फरवरी का महीना, वो उसमें वो जो है खेतों में लगे रहते हैं, तो उसे ठंड की जरूरत होती है। लेकिन जब वो पकने का टाइम जब आता है तो उसे लू चाहिए। अब देखिए, मार्च और अप्रैल के महीने में पूरे उत्तर भारत में लू चलती है, जिसकी वजह से, उसी लू की वजह से, उस तपिश की वजह से, गर्माहट की वजह से, टेम्परेचर हाई होने की वजह से उसकी जो बालियां होती हैं, जो लगी होती हैं, वो पकती हैं और हम उसको घरों में ला पाते हैं। तो ये दोनों बातें हो गई। इसमें देखिए फसलें जरूर पूछेगा, गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों, ये सभी रबी की मुख्य फसल है। इसके अलावा भी मैं आपको एक लिस्ट अभी आज ही दे दूंगा, उसमें बहुत सारी 20 टाइप की फसल है जो रबी के क्रॉप के अंतर्गत आती हैं। ये आपसे बार बार नहीं पूछेगा क्योंकि ये तो मेन चीजें हैं, उसकी मुख्य फसल है। वो ऐसी फसलें पूछ लेगा रबी की जिसकी चर्चा उसने इस बुक में नहीं की है। और आप अगर ये सोच रहे हैं कि जो बुक में है वही ना आएगा, तो ये गलत है। आप प्रीवियस ईयर का पेपर देख लीजिए, हमेशा वो ऐसे प्रश्न पूछ रहा है जो इसमें नहीं दिया गया है, वो उस पर पूछ लेगा। देखिए, यद्यपि ये फसलें देश के विस्तृत भाग में बोई जाती हैं, उत्तर और उत्तर पश्चिम जैसे राज्य, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश अन्य रबी के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण राज्य है। अब एक बात जानिए, ये राज्य उत्तर और, देखिए यहां दिया गया है ना, उत्तर और उत्तर पश्चिम, ये राज्य ही क्यों इंपॉर्टेंट है रबी की फसल के लिए या खरीफ की फसलों में चावल के लिए? यही सब चीजें आपको समझना है। नहीं तो ज्योग्राफी में तो सब लोग बोलते हैं कि ज्योग्राफी तो भाई पढ़ने की चीज है, पढ़, ये जान लेंगे तब आप उन चीजों को समझ पाएंगे और क्वेश्चन आंसर लर्न नहीं भी रहेगा तब भी आप लिख पाएंगे। इसको हम कैसे जानेंगे, मैं आपको एक बार बता देता हूं। देखिए, एक साइड कर लेते हैं इसको। आप इसमें देखिए, ये आप इंडिया का मैप देखे होंगे अपने, ऐसा ऐसे मान लीजिए है। यहां से आपको एक बात जान लेना है कि रबी की फसल में, मुख्य रूप से रबी की फसल के बारे में चर्चा कर रहे हैं, और खरीफ की फसल में चावल, ये दो ऐसी फसलें हैं जो हमेशा कहां होती हैं? जलोढ़ मृदा पे। इन दोनों ही फसलों के लिए, मुख्य रूप से गेहूं और चावल के लिए, जलोढ़ मृदा अति आवश्यक है। होने को तो काली मिट्टी पे भी हो जाएगा, लेकिन उसकी सबसे अच्छी फसल जलोढ़ मृदा पे होती है। और जलोढ़ मृदा का निर्माण कैसे होता है? मैंने आपको बताया था कि जैसे काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी के उद्गार से, ज्वालामुखी के फटने से जो उसके अंदर मैग्मा था, जब वो लावा के रूप में ऊपर आके बहता है, तो वो हजारों लाखों वर्ष बाद जब पृथ्वी पे ठंडा होकर टूटता है, फूटता है, तब वो मिट्टी बनता है, तो उससे ब्लैक सॉइल बनती है, काली मिट्टी। उसी तरीके से जो जलोढ़ मृदा है, वो नदियों द्वारा लाए गए अवसाद को किसी विशेष स्थान पे छोड़ करके फिर आगे बढ़ जाने की वजह से जो है जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। यानी कि इसका मूल कारण क्या है कि वो जलोढ़ मृदा का निर्माण का मूल कारण है कौन सा? नदियों का प्रवाह। तो नदियों का प्रवाह कहाँ है? देखिए, नदियों का सबसे अधिक प्रवाह कहाँ है? नदियों का प्रवाह देखिए यहाँ, सबसे पहले सिंध नदी यहाँ से निकलती है, ऐसे होते हुए ऐसे गिरती है, और इसी को, इसकी 5 सहायक नदियां हैं, चेनाब, झेलम, रावी, तीस, है ना, सतलुज, ये तमाम नदियां, ब्यास, ये सारी की सारी नदियां जब ऊपर वाले एरिया से निकल के निचले वाले एरिया की तरफ जाती हैं तो वहां जलोढ़ मृदा का निर्माण करती हैं। ठीक है, जहां जहां आपको ये दिखेंगी वहां वहां जो है जलोढ़ मृदा मिलेगा, वहां वहां गेहूं और चावल की खेती अच्छी होगी। ये मैं क्यों बताता हूं? इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि जब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जलोढ़ मृदा किन एरियाज में उगाया जाता है, किन राज्यों में उगाया जाता है, तो आप देख के भी बता सकते हैं बिना याद किए हुए, क्योंकि जलोढ़ मृदा उन्हीं जगह पे होगा जहाँ पे जलोढ़ नदियाँ होंगी,
वो इसलिए वहाँ पे रबी की क्रॉप में गेहूं और चावल अच्छा होगा, खरीफ की क्रॉप वाली। अब यहाँ देखिए, यहाँ उत्तराखंड से गंगा निकलती है। अब गंगा उत्तर प्रदेश होते, उत्तराखंड होते, बिहार होते हुए बंगाल में आके नीचे गिरती है। यहाँ से ही यमुनोत्री से गंगा निकलती है, यमुना प्रयागराज में आके मिलती है। अब यमुना की बहुत सारी नदियां हैं सहायक, और गंगा की बहुत सारी नदियां, जैसे सोन नदी है, घाघरा है, रामगंगा है, गंडक है, तमाम नदियां हैं। ये सब आकर के इस पूरे रीजन को, नॉर्थ इंडिया का टोटल एरिया बहुत ज्यादा जो है नदियों से भरा हुआ है। इसलिए नॉर्थ इंडिया में हर जगह आप देखेंगे जलोढ़ मृदा पाया जाता है। और इसीलिए अब इसके अलावा आप देखिए, और मैं बता रहा हूं आपको, यहां देखिए, अब यहां देखिए, आपने नाम सुना होगा ब्रह्मपुत्र का। ब्रह्मपुत्र यहां से आती है, ऐसे प्रवेश करती है और ऐसे आके गिरती है। तो आपको यहाँ पे ये वाले रीजन में, माजुली द्वीप है असम में, तो यहाँ पे जलोढ़ मृदा है। नदी जहां से निकलेगी वहां जलोढ़ मृदा निश्चित और निश्चित बनाएगी, और जहां जलोढ़ मृदा होगा वहां पे आप समझिए कि गेहूं और चावल की खेती बहुत अच्छी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें याद रखेंगे। इसके अलावा और मैं बता देता हूं, कृष्णा, जैसे ये महानदी उड़ीसा से गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियां जो निकलती हैं, तो गोदावरी और कृष्णा का डेल्टा यहाँ बनता है। तो यहाँ भी चावल और रबी की क्रॉप बहुत अच्छी होती है, मतलब सॉरी, चावल की खेती बहुत अच्छी होती है यहाँ पर। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि ये जो फसलें हैं रबी की, तो उत्तर और उत्तर पश्चिम एरिया में ज्यादा होती हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया। आगे चलते हैं कि शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा इन फसलों के अधिक उत्पादन में सहायक होती है। एक बात जान लीजिए, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में हरित क्रांति की सफलता भी उपयुक्त रबी फसलों में वृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारक है। अब देखिए, जो लोग ये सोचते हैं कि केवल मैं बुक रीड करके अपना एग्जाम दे लूंगा, गलत है। आपको इस हर लाइन में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें दी गई जिनको आपको जानना पड़ेगा। अब यहाँ शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा, अब ये तब जानेंगे, ये वैसे इंटरमीडिएट में आपको क्लाइमेट के लेसन में जो है डिटेलिंग किया गया है इसका। पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा कब होती है और किन किन एरियाज में होती है, ये जानना जरूरी है। जब आप जान जाएंगे तो आप आसानी से टिक कर सकते हैं कि भाई रबी की फसल किन एरिया में अच्छी होगी, खरीफ की फसल में चावल की खेती किन एरियाज में अच्छी होगी। तो आइए, रबी की फसल में ये कह रहा है ना, तो हम इसको पहले समझा देते हैं। अभी मैंने अपना एक मैप बनाया था यहाँ पे इस तरीके से, ये देखिए, मान लीजिए इस तरीके का है। तो वर्षा जो होती है हमारे यहाँ दो शाखाएं हैं, एक पश्चिम बंगाल वाली शाखा और एक अरब सागर की शाखा। तो ये कब? गर्मी के दिनों में। ठंडी के दिनों में जब नवंबर, दिसंबर, जनवरी का महीना होता है, तो इस समय इस वाले एरिया में पाकिस्तान से और उधर जो ईरान का हॉर्मुज वाला जल संधि वाला एरिया जो है उसके और उधर जो ओशियंस हैं, वहां से शीत ऋतु वाली जो हवाएं जब चलती हैं तो वो यहां से इंटर करती हैं, और यहां से जब इंटर करती हैं तो इन एरियाज में हिमालय वगैरह, अब यहाँ तो हिमालय वगैरह है, यहाँ से टकरा करके यहाँ जो है ये मूर्ति है इन एरियाज में, इन एरियाज में, इन एरियाज में। ठीक है ना, तो यहाँ पे वो वर्षा कराती है। तो ये इस वर्षा से किसे ज्यादा लाभ मिलता है? रबी की फसलों में। रबी की फसल में भी खासतौर से गेहूं को फायदा मिलता है। ठीक है, उसका लाभ मिलता है। इसके अलावा उसमें दिया गया था, ये देखिए, कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में हरित क्रांति की सफलता से भी फसलों का में वृद्धि हुई है। तो देखिए, पहले आप जान लीजिए हरित क्रांति क्या थी। हरित क्रांति के जनक थे डॉक्टर स्वामीनाथन भारत में और डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग पूरे विश्व में। तो ये हरित क्रांति जो है इसलिए लाया गया था ताकि हम न सिर्फ खाद्य उत्पादन जो है उसको हम बढ़ा सकें, खाद्यान्न जो भी हम खाद्यान्न फसलें हैं उनका उत्पादन बढ़ा सकें, बल्कि उनको इतना सरप्लस हम उत्पादन करें, उनका प्रोडक्शन करें कि हम उसे विदेशों में सेल करके कुछ पैसे बचा सके, पैसे कमा सकें। तो हरित क्रांति के आने से हर खाद्यान्न फसलें हो या चाहे कैश क्रॉप हो, माने वाणिज्यिक फसलें हैं या रोपड़ फसलें, हर तरीके की फसलों में जो है इजाफा हुआ। क्यों? क्योंकि हरित क्रांति में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर, मतलब रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और अधिक से अधिक सिंचाई किया, जिससे पानी का भी दोहन हुआ। नीचे के जो धरातल में हमारे से पानी पाई जाती है,
तभी तो बाद में चल करके उतनी पानी को जो जब बर्बादी होने लगी तो हम लोगों ने स्प्रिंकल सिंचाई का विकास किया, ड्रिप सिंचाई का विकास किया, ताकि पानी भाई जहाँ जिन जड़ों में चाहिए वहीं सिर्फ मिल पाए, बाकी वेस्ट ना हो। तो हरित क्रांति की भी वजह से इन एरियाज में जो है गेहूं की फसल आप बोलिए या रबी की फसल जो है काफ़ी बढ़ी है। पहले क्योंकि चावल और गेहूं की खेती मतलब बहुत कम ही मात्रा में पंजाब वगैरह में होती थी। अब आगे चलते हैं, अब बात करेंगे खरीफ की फसल के बारे में, मुख्य फसलें। अब आइए, अरे आजा भाई। खरीफ की फसलें देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है। तो रबी की फसल आप जान लिए, रबी की फसल के मैं गेहूं के बारे में मैं स्पेशली जिक्र करूंगा आपसे, और चावल के बारे में खरीफ में, है ना। अभी उसको आगे देखेंगे हम लोग। तो इनकी बुआई जो है, खरीफ फसलों की बुआई जो है, ये कब की जाती है? तो भाई इसकी खेती की जाती है कब? मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में यह काट ली जाती है। अब देखिए, सितंबर अक्टूबर में काटेंगे, फिर नवंबर में गेहूं की खेती हो जाएगी। गेहूं की खेती जब मार्च अप्रैल में काटेंगे, मई जून जायद की कृषि होती है, फिर जुलाई से जो है मानसून शुरू हो जाता है, 15 जून के बाद से, तो फिर वहाँ जो है खरीफ की फसल शुरू हो जाती है। तो ऋतु में बोई जाने वाली मुख्य फसलें कौन है? चावल है, मक्का है, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन। मैंने बोला ना कि रबी नहीं, खरीफ की फसलों के अंतर्गत बहुत सारी फसलें आती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तुर माने अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन, ये सब रबी खरीफ की फसल है। अच्छा, चावल की खेती मुख्य रूप से अगर आप देखें, अब यहां भी मैं बताऊंगा कि कैसे और क्यों ऐसा हो रहा है। चावल की खेती मुख्य रूप से आप देखिए तो असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र के विशेष कोंकणी तट, उत्तर प्रदेश, बिहार में और पिछले कुछ वर्षों में पंजाब और हरियाणा में बोई जाने लगी है। अब खास तौर से मैं चलूंगा इसी बात की चर्चा करने के लिए कि पहले आप इसको बात समझ लीजिए। अरे हट यार, चलिए कहां पे? असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। अब आप जानिए चावल कहां होता है, गेहूं कहां होता है? रबी की फसल है वो जलोढ़ मृदा में, और चावल कहां होता है? जलोढ़ मृदा में। तो जिन एरियाज में गेहूं अच्छी होगी उन्हीं एरियाज में चावल भी अच्छी होगी, ठीक है। दोमट मिट्टी एक प्रकार होता है, जलोढ़ में ही कहीं अंतर्गत आता है। दोमट मिट्टी में चावल वगैरह की खेती बड़ी अच्छी होती है। तो ये कहां कहां? तो मैंने भी आपको इमेज बना के दिखाया था कि भाई यहां से ब्रह्मपुत्र निकलती है, अब ब्रह्मपुत्र यहां से इंटर करके ऐसे गिरती है, तो यहां माजुली द्वीप का निर्माण कर देती है असम में। तो चावल की खेती के लिए अच्छा है। जहां से नदियां निकलेंगी वहां से ऐसी मृदा का निर्माण करेंगी जिसके ऊपर गेहूं और चावल की अच्छी फसल होगी। बस आपको इतना याद रखना है, ठीक है। गंगा के बारे में मैंने बताया कि गंगा यहां से निकलती है, तो जब वो आती है तो इन एरिया से जो है, इसके बाद यहीं पे यमुना आके मिलती है। गंगा की तमाम घाघरा, गंडक, सोन, मैंने तमाम सहायक नदियां हैं जो पूरे उत्तर भारत में फैली है। केन, बेतवा, चंबल, सिंध सब उत्तर भारत में है। तो यहाँ पे गेहूं के साथ साथ चावल की भी खेती अच्छी होती है। और पंजाब राज्य में की बात करें तो पंजाब में तो 5 नदियों का, पंजाब का मतलब ही होता है 5 नदियों का आब, दोआब, माने सतलज है, झेलम है, चिनाब है, ब्यास है, रावी है, ये 5 नदियों का, है ना, ऐसे बह रही हैं। तो इनके बीच का जो एरिया है यही आब होता है, दोआब, 2 नदियों का आब, ये वाला जगह। तो इसमें अच्छी मृदा जो है विकसित हो जाती है और उसी में हम चावल की खेती अच्छी करते हैं, गेहूं की खेती अच्छी करते हैं, ठीक है। इसके अलावा उसमें आपने देखा होगा कि ये होता है, यहां ये क्या कह रहा है, यहां इस पे बात किया है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु। यहां पे कैसे होता है भाई? तो देखिए, उड़ीसा में एक महानदी है, आपने नाम सुना होगा। तो महानदी यहां से बहती है, तो महानदी की वजह से उड़ीसा में जलोढ़ मृदा का निर्माण हो गया, दोमट मिट्टी का निर्माण हो गया, वहां चावल होता है। उसके नीचे आएंगे गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। तो गोदावरी और कृष्णा और गोदावरी का जो डेल्टा है, यहाँ पे डेल्टा, अभी मैं बताऊंगा कि डेल्टा क्या होता है, यहाँ पे डेल्टा का निर्माण होता है। तो इस डेल्टाई एरिया में जो है बहुत सारा जलोढ़ मृदा जो है पाई जाती है, दोमट मिट्टी पाई जाती है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा चावल की खेती होती है। इसलिए ये माना जाता है कि केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाले एरिया में भी खूब अच्छी चावल की खेती होती है। मैंने एक एक चीज को रीजन के साथ साथ आप लोगों को बता दिया गया ताकि कभी भी आपको दिक्कत ना हो कि आपको रीजन की वजह से, भाई आपको पता होना चाहिए कि यहाँ क्यों होती है चावल की खेती, क्यों होती है।
अलग से फिर से भी बात करेंगे हम लोग चावल के ऊपर। आगे चलते हैं, ये देख लीजिए, कहा गया भाई, हाँ, असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में धान की 3 फसलें हैं। खास तौर से आपको यह ध्यान रखना है कि खास तौर से कहाँ कहाँ, असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में धान की 3 फसलें आस, अमन और बोरो बोई जाती है। अब इसके बारे में जानिए, ये क्या होता है भाई, आस, अमन, बोरो। एक नया पेज ले लें क्या, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटाते हैं। आइए अब इसमें देखिए आस, अमन और बोरो क्या होता है। तो आस चावल की एक किस्म है ना, आस। अब इसमें दिया तो नहीं गया है कि आस कब बोया जाता है, अमन कब बोया जाता है और बोरो कब बोया जाता है। ये तीनों चावल की किस्म है। तो इस पे 3-4 टाइप से क्वेश्चन तो केवल इसी पे पूछ लेगा वो पहला ये पूछ लेगा कि आस दिया है, यह किस खाद्यान्न फसल की किस्म है। आपको नहीं पता है तो चले जाएंगे, काम खत्म हो जाएगा आपका। आपको पता है आप बताएंगे। दूसरा, इसमें जिक्र नहीं किया गया है कि किस महीने में बोया जाता है। कहीं भी आप अपनी एनसीईआरटी खोल के देखिए, एनसीईआरटी का ही तो पेज है, लेकिन इसे मैं बता दे रहा हूं, अप्रैल मई में बोया जाता है। ये सीजन पूछ लेगा। तो आप ये मत सोचिए कि जो चीजें नहीं दी गई हैं तो नहीं पूछा जाएगा। कंपटीशन में भी ऐसा ही होता है, बुक्स में चीजें नहीं शामिल की गई हैं, अब पता चलेगा कि वहां जाएंगे तो क्वेश्चन बना देगा एक से तरीके से। तो उन चीजों पे आप एक्स्ट्रा मेहनत कीजिए। आस ये कब बोया जाता है, ये अप्रैल और मई में बोया जाता है, ये अप्रैल और मई में बोया जाता है। आज के बाद कौन सा है, अमन। अब ये देखिए अमन जो वही जून जुलाई में बोई जाती है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, यह जून जुलाई में बोई जाती है। अब बोरो धान की एकमात्र किस्म। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन बन जाएगा कि धान की वह किस्म जिसकी उपज जो है गेहूं के साथ होती है, रबी की फसल के साथ होती है। ऐसे भी पूछ सकता है कि धान की वह किस्म जिसकी उपज जो है ठंडियों के दिनों में होती है, या धान की वह किस्म जो गेहूं के साथ बोई जाती है। तो बोरो जो धान की एक ऐसी किस्म है जिसकी बुआई जो है लगभग शायद दिसंबर और जनवरी में होती है। समझ रहे हैं आप। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा बाबू, ध्यान से पढ़ो इसको। ये मत सोचो कि ये हिस्ट्री है, ये ज्योग्राफी है तो क्या हो गया, उसको आप डिटेल पढ़ेंगे तब याद कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि जो मन में आया वही कर दे तो हो जाएगा। और मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री सारी चीजें इंपॉर्टेंस है यार, सबका इंपॉर्टेंस अपना अलग अलग है, सबके बेस पे आया है। तो इन सब चीजों को आप हल्के में न ले, सभी चीजों को ध्यान दें और बराबर जो है सब पे ध्यान देकर के सभी चीजों को आप तैयार करें। रबी और खरीफ फसलों के बीच ठीक है। अच्छा, इन रबी और खरीफ फसलों के बीच का जो समय होता है वो जायद की फसल का होता है। जायद की फसल मतलब समझ ही रहे हैं आप। जायद की फसल का मतलब ये है कि जैसे ही मई जून का महीना जब शुरू होगा, अर्थात जब मार्च में कट जाती है गेहूं, तो उसके बाद अप्रैल, मई और जून 2.5 महीने के बीच के आसपास जो समय होता है उसमें जायद की फसल होती है। जैसे ककड़ी, खीरा, पानी वाले वाटरमेलन माने तरबूज, ये सब का खेती होती है, वो जायद की कृषि है। देखिए अब हम लोग चावल यहाँ से पढ़ लेते हैं, क्यों, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा चीजें मैंने इसमें डाल रखी हैं। यहां से क्वेश्चन निश्चित है कि पूछेगा, है ना। आप देखिए कैसे। पहला चावल, सबसे पहले हमने यहां लिख दिया है चावल के बारे में कि पहले यहां देखिए चावल की 3 किस्में होती हैं, आस, अमन और बोरो। ये अभी मैंने बता दिया आपको क्लियरली कि किस किस महीने में बोया जाता है। ये अप्रैल मई में, ये जून जुलाई में और ये नवंबर दिसंबर में। अब देखिए जनरली जो खरीफ की फसल बोई जाती है वो कब बोई जाती है, तो वो बोई जाती है भाई जून जुलाई से लेकर मानसून से लेकर में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है, क्योंकि फिर नवंबर में उधर गेहूं बोया जाता है। अब इसमें आगे चलते हैं। यह एक खरीफ की फसल है चावल। यह भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। फसल न लिख करके खाद्यान्न फसल लिखिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो भारत में गेहूं को कभी मत लगाइएगा, गेहूं भारत में दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। इनका सर्वाधिक उत्पादन अगर आप देखें तो पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में होता है। ये आप हर बार देखेंगे कि गेहूं का उत्पादन, या किसका देख रहे हैं हम लोग, चावल का। तो अब ये बात ध्यान देना है कि भाई सर्वाधिक उत्पादन पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में ही चावल का क्यों होता है, गेहूं का भी यहीं पे होता है। तो दोनों का एक साथ होता है, क्यों, क्योंकि वो जलोढ़ मृदा, दोमट मृदा में ही होता है। अब ये बात हर साल बदलता रहता है कि भाई इस वर्ष चावल का सबसे अधिक उत्पादक राज्य कौन है, तो कभी पंजाब हो जाएगा, कभी पश्चिम बंगाल हो जाएगा, कभी उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ज़्यादातर संभावना ये है कि चावल और गेहूं दोनों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश आगे है, ये जान लीजिए, दोनों के उत्पादन में। अब मैं आपको एक रीज़न बता दे रहा हूं कि आखिर वो कौन से कारण है जिसकी वजह से पंजाब, उत्तर प्रदेश और बंगाल में ही
ज़्यादातर इसका उत्पादन होता है, क्योंकि इन राज्यों में एक तो आप देखिए, एक तो पहले आप जानिए कि एक उत्पादन होता है, एक उत्पादकता होता है। इसकी चर्चा मैंने पिछले वीडियो में भी की थी। अब एक सेकंड रुक जाइए। तो उत्पादन का मतलब क्या होता है? मतलब कोई किसी एरिया में अगर आप मान लीजिए 20 कट्ठे जमीन पे आप चावल का उत्पादन कर रहे हैं, जो प्रोडक्शन हुआ उत्पादन। उत्पादकता क्या है? प्रति हेक्टेयर कितना उत्पादन हो रहा है। यानी कि किसी राज्य की अगर मिट्टी की फर्टिलिटी माने उर्वरकता अच्छी है तो वहां उत्पादकता अच्छी होगी, मतलब वहां प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन होगा वो बहुत ज़्यादा होगा दूसरे राज्यों की तुलना में। जैसे मान लीजिए महाराष्ट्र में अगर 1 हेक्टेयर में 20 केजी गेहूं निकल रहा है और पंजाब में 1 हेक्टेयर में 50 केजी गेहूं निकल रहा है, तो हम ये कहेंगे कि पंजाब राज्य की चावल की जो उत्पादकता है वो अच्छी है। तो उत्पादकता समझ गए। तो पंजाब, उत्तर प्रदेश और बंगाल में चावल का उत्पादन इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि सारी नदियाँ यहीं से निकल रही होती हैं। अभी मैंने दिखाया आपको कि 5 नदियाँ जो है वो बह रही हैं, रावी, चेनाब, झेलम, सतलुज, ब्यासी, सब कहाँ के? पंजाब से होते हुए। और उत्तर प्रदेश और बंगाल से बहते हुए कौन कौन बह रही है? तो गंगा बह रही है, यमुना बह रही है, और गंगा की सारी ट्रिब्यूटरीज और यमुना की सारी ट्रिब्यूटरीज, गंडक, सोन, रामगंगा, ये जितनी सारी नदियाँ हैं, ये सारी उसकी सब सहायक नदियाँ हैं। तो वो एरिया में जो है जरूर मृदा, दोमट मिट्टी मिलती है, इसलिए यहाँ पर उत्पादन ज़्यादा होता है। अब देखिए तापमान, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि चावल की खेती के लिए तापमान कैसा होना चाहिए। तो तापमान होना चाहिए 25 डिग्री प्लस, माने 25 डिग्री से अधिक, मतलब थोड़ी सी गर्मी होनी चाहिए मौसम में। साथ ही साथ वर्षा 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर का मतलब समझिए, जैसे आप देखते होंगे कि हम लोग कैसे मापते हैं, समय को का मापन कैसे किया जाता है? सेकंड में। लंबाई को कैसे मापते हैं? मीटर में। द्रव्यमान को कैसे मापते हैं? किलोग्राम में। उसी तरीके से वर्षा को कैसे मापते हैं? तो वर्षा को मापा जाता है सेंटीमीटर में, ठीक है। तो 100 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा अगर हो रही है, मतलब मीडियम वर्षा, मध्यम, तो उसको ये माना जाएगा कि चावल की खेती के लिए अच्छा है। खेती है तो सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? अच्छा, ये देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चावल की खेती के लिए सर्वाधिक क्षेत्र, मक्के की खेती के लिए सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ है, गेहूं की सर्वाधिक के लिए क्षेत्र कहाँ है। अब जैसे मोटे अनाज के बारे में आपसे पूछ ले कि ज्वार बाजरा के उत्पादन के लिए सबसे अधिक सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ उपलब्ध है, तो वहाँ उपलब्ध होगा जहाँ ज्वार बाजरा कम पानी में होते हैं, वो ऐसी फसल है जिसको पानी की जरूरत नहीं होती है, तो उसके लिए सर्वाधिक क्षेत्र राजस्थान में उपलब्ध है। तो ये मतलब एक तार्किक तरीके से अगर आप ढंग से पढ़े हैं ना, तो लॉजिकल आप उसका आंसर दे पाएंगे कि भाई ये यहाँ होगा। आपको पता नहीं है लेकिन फिर भी आप बता देंगे कि वहाँ होगा। तो उत्तर प्रदेश में जो है इसका जो है सबसे ज़्यादा एरिया पाया जाता है चावल उत्पादन के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा एरियाज को कवर करते हुए यमुना और गंगा, साथ ही साथ उनकी ट्रिब्यूटरी सहायक नदियां बहती हैं, जलोढ़ मृदा का निर्माण करती है, दोमट मृदा का निर्माण करती हैं, ठीक है। क्षेत्रफल असम, अच्छा क्षेत्र किन किन क्षेत्र में होता है? तो असम, बंगाल, यूपी, पंजाब, ये अच्छा ये देखिए कृष्णा गोदावरी डेल्टा, मैंने आपको दिखाया ना कि जब आप इंडिया को ऐसे बनाएंगे मैप से, तो ये नीचे जो है ये कृष्णा गोदावरी डेल्टा है। अच्छा, एक मैक्रोनी फसल के बारे में आप जान लीजिए। चावल में मैक्रोनी कहाँ से आ गया? गलत लिख दिए हैं, सॉरी, चावल में मैक्रोनी नहीं आएगा, ये मैक्रोनी गेहूं की किस्म है, ठीक है। अब एक देखिए गेहूं पे आते हैं हम लोग। गेहूं भारत की पहली नहीं बल्कि दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। गेहूं में सिंचाई, अच्छा देखिए कुछ एरियाज में क्या होता है कि सिंचाई की व्यवस्था नहीं होती है, तो वहाँ वो क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि जिन एरियाज में गेहूं के सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है, उन एरियाज में गेहूं में अगर आप सिंचाई कर पा रहे हैं, संभव है, तो वो सिंचाई आप कब करेंगे? फसल काटने के समय, फसल बोने के समय, फसल बोने के बाद, फसल बोने के कितने दिन बाद। तो एक बार अगर सिंचाई अगर आप करना चाहते हैं, अगर आप ऐसे एरिया में हैं जहाँ गेहूँ की खेती तो आप की है, लेकिन केवल एग्रीकल्चर में जो इरिगेशन है, सिंचाई एक बार ही कर पा रहे हैं, तो आप उसके लिए क्रांतिक अवस्था माना जाता है ताज निकलने पर। ताज निकलने का क्या मतलब? जैसे जब आप बीज बो दिए तो बीज बोने के 25 दिन, 30 दिन या 20 से 25 दिन बाद वो जो अवस्था आती है, जितना बड़ा पौधा होता है उसे ताज निकलना कहते हैं। उस समय अगर आप एक भी सिंचाई कर देते हैं गेहूँ में तो उसकी फसल अच्छी आ जाती है। वही चीज़ें मैं आपने लिखा है। अच्छा, दूसरी सिंचाई अगर आपको करनी है, अगर आपके पास पॉसिबल है कि आप दूसरी सिंचाई भी कर सकते हैं, तो उसकी टाइमिंग है कि कब आप उस टाइमिंग पे करेंगे तो आपको फसल अच्छी मिलेगी। तो पुष्प निकलने पर, जब गेहूं बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा पौधा होता है, इतना बड़ा हो गया, पुष्प जब निकल रहा है बाली लगने के लिए, उस टाइम आप कीजिए। अगला तापमान देख लीजिए,
थोड़ा कम है, 25 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए। वर्षा 50 से 75 ही होनी चाहिए। अब वर्षा कितनी, 50 से 75 सेंटीमीटर। समझते हैं क्या होता है? जब ठंडी में बौछार कभी कभी आ जाती है, अचानक कभी वर्षा आ गई, बस उतना ही, जैसे पश्चिमी विक्षोभ के बारे में मैंने बताया। यानी मध्यम ताप और मध्यम वर्षा चाहिए। असिंचित क्षेत्र की गेहूं की किस्म है मैक्रोनी। मैक्रोनी गेहूं की एक ऐसी किस्म है जो सूखे एरिया में भी हो जाता है, मतलब उसके लिए पानी की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए ये पूछा जाता है कि सूखे क्षेत्र में या असिंचित क्षेत्रों में बोई जाने वाली गेहूं की किस्म कौन है, तो मैक्रोनी है। ये याद रखिएगा। बिस्किट वगैरह शायद इसका शायद बनता है। बुआई कब होती है, तो अक्टूबर के अंत से लेकर दिसंबर के प्रारंभ तक होती है। कटाई मार्च अप्रैल में होता है। ठीक है। अब दो बातें ये आप जान लीजिए, डेल्टा क्षेत्र और तटीय क्षेत्र। क्योंकि डेल्टा क्षेत्र और तटीय क्षेत्र दोनों क्षेत्रों में चावल और गेहूं की फसल बहुत अच्छी होती है, खास तौर से चावल की फसल बहुत अच्छी होती है। ये होते क्या हैं, डेल्टा क्षेत्र क्या है और तटीय क्षेत्र क्या है? तो डेल्टा वो क्षेत्र है जब नदियां ऊपर से नीचे ढलान की तरफ जाती हैं तो अपना नदी मुहाना, मतलब जहां वो फैल जाएंगी। अब उसके आगे वो समुद्र है, अब वहां पे फैल जाएंगी। तो जब वहां पे जाती हैं तो ऊपर से स्पीड ज़्यादा होता है, नीचे जाती हैं तो अपने साथ जो भी अवसाद सेडिमेंट लेके गई होती है वो वहाँ इकट्ठा कर देती हैं, जिससे वहाँ पे भर जाता है। वहाँ पे एरिया जो है उसकी हाइट बढ़ने लगती है और वो एरिया जो है बड़ा होकर के अब नदियाँ जो है 2-3 धाराओं में वहाँ बट जाती है। एक ही नदी 3-4 धाराओं में बट जाएगी, क्योंकि जहाँ हाइट ज़्यादा हो गई मिट्टी की वहाँ चढ़ नहीं पाएगी पानी, तो वो हट जाएगी। तो इस तरीके से वहाँ एक डेल्टा बन जाता है, तो वो डेल्टाई क्षेत्र है। ठीक है। तो डेल्टाई क्षेत्र किससे बने हैं, नदियों से। नदियाँ कौन सी मिट्टी लाई हैं, जलोढ़ मृदा, दोमट मृदा। तो आप इन बातों को याद रखिएगा। तो नदी के मुहाने पर बनता है, ठीक है ना, जैसे ये पीला कलर से मैंने आपको दिखाया है। अच्छा, मृदा कौन सी, जरूर, जैसे महानदी का डेल्टा है, महानदी यहाँ से गुजरती है, देखिए उड़ीसा में। कृष्णा गोदावरी डेल्टा है, ये देखिए कृष्णा गोदावरी डेल्टा यहाँ पे बनता है। ब्रह्मपुत्र डेल्टा ये बंगाल वाले एरिया में यहाँ पे बनता है, ठीक है ना। अच्छा, तटीय क्षेत्र क्या है, तो तटीय क्षेत्र वो है जो समुद्र के से तट से लगे हुए हैं, वो तटीय क्षेत्र है। तो वहाँ पे चावल के साथ साथ हालांकि नारियल की खेती भी अच्छी होती है। आइए अब देख लीजिए, हम लोग अगले वीडियो में जो है चाय, कॉफ़ी, इस तरीके की रोपड़ फसलों के बारे में जानेंगे और पूरा डिटेल जानेंगे कि इस वीडियो को देखने के बाद अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है आपको। अब आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप इन चीज़ों के आधार पर ही उनका आंसर दे देंगे, ठीक है। आप एक बात बस इतना कीजिए, आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।